This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव ठीक बीच में है। 3 चरण खत्म हो चुके हैं। लगभग 300 मतदाताओं की किस्मत ईवीएम की पेटियों में कैद है। उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और इस बीच ठीक चुनाव के दौरान बहन जी यानी मायावती का एक बड़ा फैसला आता है, जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी थी, जिसको कमान सौंप रही थी धीरे धीरे पार्टी की, उसी आकाश आनंद को अचानक से इमैच्योर बता दिया। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे प्रकरण पर मैं बात करूंगा उत्कर्ष सिन्हा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या हो गया बहन जी को और प्यारे भतीजे आकाश आनंद के बीच? देखिए, पिछले करीब 72 घंटे में जो घटनाक्रम हुए हैं उसने एक चीज बहुत साफ कर दी है कि मायावती स्वतंत्र नहीं है। और इस बात की चर्चा गांव की पट्टी से लेके और शहरी बुद्धिजीवियों तक एक ही मत पर आ गई है। और ये बिल्कुल जिस तरह से घटनाक्रम हुए, जिस तरह से रातों रात जौनपुर से श्रीकला सिंह, धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस हुआ और बस्ती में एक कैंडिडेट बदला गया, और उसके बाद आकाश आनंद हालांकि पिछले करीब एक हफ्ते से मैदान से बाहर थे। जब से उनके खिलाफ एक भाषण के बाद एफआईआर हुई थी, उसके बाद से आकाश आनंद बिल्कुल परिदृश्य से गायब हो गए थे। लेकिन इतना बड़ा फैसला जो कल मायावती ने ट्वीट करके सुनाया कि ना सिर्फ कोऑर्डिनेटर पद से बल्कि उनको अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया जी। ये छोटी घटना नहीं है। और इस खबर के आने के बाद ही दलित बुद्धिजीवियों में या राजनीतिक विश्लेषकों के क्षेत्र में सब में एक ही बात आ गई सामने कि बहन जी यानी मायावती भारतीय जनता पार्टी के भयंकर दबाव में है और अब वो बिल्कुल वही करेंगी जो बीजेपी चाहती है। हालांकि जब चुनाव शुरू होने वाले थे उसके पहले भी ये माना जा रहा था कि बीजेपी के दबाव में है। कई लोग ये कहते थे कि मायावती भाजपा की बी टीम है। लेकिन जब उन्होंने टिकट का सेकंड राउंड टिकट डिक्लेयर किए, अपने पहले राउंड में भी यही बात चली जब उन्होंने ढेर सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया कि वो वोट बांटने के लिए ये काम कर रही हैं। लेकिन जब उसके बाद उनके टिकट्स आने लगे तो ये कहीं ना कहीं ये बात आने लगी कि नहीं, मायावती शायद स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही, क्योंकि उनके कई कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में थे। उसके बाद आकाश आनंद की रैलियां शुरू हुई और आकाश आनंद जिस आक्रामक तरीके से आए, काफी नोटिस किए गए, युवाओं में उनका एक क्रेज बनने लगा, सियासी पंडित उनके ऊपर निगाह रखने लगे और ये माना जा रहा था कि वो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं वो बहुत मजबूती से चाहते हैं कि बीएसपी चुनाव में खड़ी हो। लेकिन फिर अचानक एक घटनाक्रम हुआ, एक जगह उन्होंने कुछ और आक्रामक बातें की और फिर एक एफआईआर दर्ज हुई, इलेक्शन कमीशन के में शिकायत हुई और उसके बाद से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश छोड़ के जो दिल्ली गए तो फिर लौटे नहीं। और तब मतलब लोगों के भीतर ये बात आने लगी कि आखिर आकाश लौट क्यों नहीं रहे। और फिर ये फैसले 48 घंटे में 2 फैसले, बड़े फैसले हुए, तो उसने फिर से वापस उसी चर्चा को हवा दे दी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मायावती हैं, वो स्वतंत्र रूप से कतई अब कोई फैसले नहीं कर पा रही हैं। और इस बात को लेकर के दलित चिंतकों के भीतर, जो अभी तक तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मायावती को लेकर के बहुत आशान्वित और एक अपना प्रतीक मान के चल रहे थे, राजनीतिक रूप से उनकी मजबूती की बात करते थे, कल उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मायावती ने बहुत निराश कर दिया है। जी। और यही एक सेकंड के लिए आपको रोककर और 2 छोटे छोटे सवाल। इससे पहले लगभग महीने 1.5 महीने पहले हमने बात की थी, वो आपने कहा भी है कि तब ये लग रहा था कि मायावती पूरा टक्कर देंगी बीजेपी को। अभी आपने बिग ब्रदर की बात कही कि बिग ब्रदर सब देख रहे हैं,
मैं 1984 नॉवेल से इस रूपक को ले रहा हूँ। मान लीजिए कि बिग ब्रदर देख रहे हैं तो केवल मायावती क्यों इतने इस बुरी तरह से उनके चंगुल में हैं? समाजवादी पार्टी और अखिलेश तो नहीं है। दूसरा सवाल कि आकाश आनंद जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, उन्होंने 2 बयान दिए थे। उसमें एक बयान था यूपी में और सेंटर की सरकार को उन्होंने आतंकवादियों की सरकार कह दी थी और जिस पर उन पर FIR हुआ। यह आक्रामकता मायावती जी को असहज कर रही थी या कुछ और खेल हो गया है पर्दे के पीछे? इन दोनों सवालों पर आप क्या कहते हैं? आक्रामकता का जहां तक सवाल है, मायावती अपने शुरुआती दिनों में अगर उनको देखिए तो वो कतई इससे कम आक्रामक नहीं थी। एक से एक कंट्रोवर्शियल नारे जो थे वो उस वक्त में गढ़े गए, जिसमें तमाम जातियों को लेकर के नारे थे, बहुत सीधे सीधे नारे थे। उसमें याद करने वाली बात है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, मतलब ये सीधे सीधे अटैक था। भूरा बाल साफ करो, ये भी एक सीधा सीधा अटैक था। लेकिन ये बात मान लेना कि मायावती आक्रामकता को नहीं पसंद करती है, ये बात गले नहीं उतरती। हाँ, मायावती के भीतर एक फियर साइकी, एक डर वाला मनोस्थिति हमेशा दिखती रही है, और खास तौर पर वो तब से जब बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में उनके ऊपर हमला हुआ था, तो उसके बाद से मायावती ने अपने आप को एक तरीके से खुद की बनाई हुई बिल्डिंगों में कैद कर लिया था। उनका पब्लिक अपीयरेंस बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, रैलियों के अलावा वो कहीं नहीं दिखती हैं। तो एक डर वाली जो साइकी है, मनोविज्ञान है, वो उनके ऊपर हावी रहा है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जब आय से अधिक संपत्ति वाले मामलों के ऊपर ढेर सारे आरोप लगे और जांचें चल रही हैं और उनके भाई आनंद कुमार के खिलाफ काफी कार्यवाहियां हुई, तो उसके बाद से ही मायावती एक दबाव में दिखाई दे रही है। क्योंकि मायावती सत्ता से जब बाहर हुई थी, उत्तर प्रदेश की सत्ता से 2012 में, तो उसके बाद 2014 तक उनकी आक्रामकता में, या आप कहिए कि उसके बाद तक उनकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन केंद्र की सरकार बनी, घोटालों की फाइलें खुलनी शुरू हुई, ये सब कुछ होने के बाद से अचानक मायावती उस स्थिति में पहुंच गई। और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ जो समझौता करके चुनाव लड़ी थी, उसके बाद से, उस चुनाव के बाद से, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती बहुत ही पीछे खुद को रखने लगी या चली गई। इसीलिए हमने देखा कि 2022 के चुनाव तक वो इरिलेवेंट हो गई थी। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ा है कि आखिर दूसरे विपक्षी दल और खासतौर से अखिलेश यादव उस दबाव में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित थे, उन्होंने एक अलग तरह की डिप्लोमेसी कर रखी थी, और इसलिए बीजेपी के तमाम विरोधी, लालू यादव लंबे समय तक जेल में रहे, मायावती दबाव में रहे, लेकिन मुलायम सिंह के कुनबे के ऊपर कोई बहुत आंच आती दिखाई नहीं दी। और एक वक्त तो ये भी आया कि तमाम जांचें बंद हो गई। मुलायम के परिवार की शादियों में नरेंद्र मोदी आते रहे। हालांकि राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत लड़ाई समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में लड़ती रही बीजेपी के खिलाफ। दोनों चीजों का तालमेल एक बना रहा। अब अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के बाद इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल सामने खड़े हैं। अगर उनके ऊपर कोई इस तरह की घटना होती तो जाहिर सी बात है कि उसका असर भी बहुत पड़ता, और जिस राजनीति की लाइन उन्होंने ली है उस पर भी बड़ा असर पड़ता। तो बीजेपी ने उनको छेड़ा नहीं। लेकिन मायावती चूंकि पहले मिनट से दबाव में आ गई थी, और वो दबाव बढ़ता आज इस स्थिति में आ गया है कि अब ये माना जा रहा है कि अगर जितने भी टिकट बदले जाएंगे अगर बीएसपी की तरफ से, तो स्वाभाविक रूप से ये माना जाएगा कि ये टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। अब इसके पीछे वो पर्दे के पीछे के खेल, तो पर्दे के पीछे के खेल तो हो ही रहे हैं। जिस तरह से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने के पहले बेंगलोर में एक बहुत चर्चित मुलाकात हुई अमित शाह और रघुराज प्रताप सिंह की, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग होने के पहले अभय सिंह ने पाला बदला, यानी वो सारे बाहुबली, वो सारे
जिनके ऊपर तमाम मुकदमे या खतरे थे, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाने लगे। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये तो पूरे देश में हमने देखा, खासतौर से महाराष्ट्र में हमने देखा कि जिसके ऊपर ये कहा गया कि 72 घंटे में जेल के भीतर जाएगा, वो 48 घंटे में पार्टी में को समर्थन देके और डिप्टी सीएम भी बन गया। तो ये दबाव की राजनीति एक बहुत पहचानी हुई शैली है, खासतौर पे दबंग राजनीति की शैली। अमित शाह इसके लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तो ये खेल जो हुआ है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहेंगे। मायावती के सरेंडर कोर्ट्स में, मैं कह रहा हूं आप लोगों की बात, मायावती के इस तरह के सरेंडर के बाद यूपी में क्या? यूपी में देखिए, मायावती के होने से भी कोई बहुत 1-2 सीटें, जौनपुर की सीट छोड़ दीजिए तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था। चुनाव तो सीधा सीधा एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस ही था। तो अब जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से, खासतौर से टिकट बदलने वाले घटनाक्रम के बाद, विपक्ष के नेताओं ने सीधे सीधे ये कह दिया कि मायावती को टिकट वोट देने का मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। और इस चीज का असर नीचे तक ऐसे जाता दिखाई दे रहा है कि जो इंफॉर्मेशन, जो फीडबैक्स कल हम लोगों को मिले चुनाव क्षेत्रों से, उसमें फतेहपुर सीकरी वगैरह जैसी तमाम सीटें जहां पे दलित मतदाता बड़ी संख्या में थे, उनका एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ वोट देता हुआ दिखाई दिया। तो अब उनकी रिलेवेंस तो इस चुनाव से खत्म ही हो गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.